नमो नमः। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक की समीक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि किसी भी नाटक को पढ़ने से पहले उसकी समीक्षा के जो मुख्य बिंदु है उस पर ध्यान देना बड़ा ही आवश्यक है। महाकवि भास के द्वारा विरचित नाटक स्वप्न वासवदत्तम महाकवि भास की प्रतिभा का चूड़ांत निर्देशन है। कवि शेखर राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा भी है कि उस समय के लब्ध प्रतिष्ठ मान्य मनीषियों ने जब संस्कृत के नाटकों की अग्नि परीक्षा ली तो उनमें स्वप्न वासवदत्तम ही सर्वोत्तम सिद्ध हुआ। बताया है राजशेखर ने, भाष्य नाटक चक्रे अपि चचक्यः क्षिप्ते परिक्षुतम स्वप्न वासवदत्तस्य द्वाहको पुनः पावकः। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर राजशेखर ने उपमा के द्वारा बताया है कि सारे जो काव्य थे वे जलकर नष्ट हो गए थे, लेकिन स्वप्न वासवदत्तम के द्वारा रचित जो भास नाटक चक्रम के अंतर्गत स्वप्न वासवदत्तम ही बचा। इसमें कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने इसमें स्वप्न वासवदत्तम नाटक की सर्वोत्कृष्टता को सिद्ध किया है। रूपक के जो 10 भेद हैं जो विश्वनाथ जी ने बताए हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वायोग, समविका, डीम, इहामिग, अंक, विधि और प्रहसन, उसमें स्वप्न वासवदत्तम नाटक के अंतर्गत आता है। नाटक का लक्षण बताते हुए कविराज विश्वनाथ ने कहा भी है कि नाटकम ख्यातव्रतम शयात पंचसंधि समन्वितम विलासद्वयाः आदि गुणयुक्तम नाना विभूतिभिः एक एव भवेद अंगी संघारो भीर एव वा अंग्य मन्यः रसा सर्वे कार्य निर्वहणे अद्भुतः। इस तरह से आगे भी वो बताया है। इस दृष्टि से प्रस्तुत नाटक स्वप्न वासवदत्तम का मूल्यांकन करना हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हम कथा वस्तु को देखते हैं। प्रस्तुत जो नाटक है हमारा स्वप्न वासवदत्तम, इसकी कथा वस्तु लोक कथाओं पर आधारित है। यानी इसकी जो कथा वस्तु है वो लोक कथाओं से ली गई है और ये गुणाढ्य की वृत्त कथा से ज़्यादा उससे संबंधित है। इसमें सुप्रसिद्ध जो नायक वत्सराज उदयन और अवंती राजकुमारी वासवदत्ता की लोकप्रिय प्रणय कथा का वर्णन है। नाटककार भास ने अपनी नव उन्मेषशालिनी प्रतिभा से इसमें कहीं कहीं नाटकीय कमनीयता बढ़ाने के लिए आंशिक परिवर्तन भी किया है। इसमें जो नाटक की संधियाँ, मुख, प्रतिमुख आदि संधियों का यथावसर प्रयोग किया गया है। विभिन्न रसों के माध्यम से सुख दुख आदि की अनुभूतियों का ऐसा वर्णन किया गया है जिससे निरंतर कथा प्रवाहित होती रहती है। यह नाटक महाकवि भास की नाट्य निपुणता का अनुपम उदाहरण है एवं मानवीय सम विषम परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने वाला निर्मल दर्पण है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक के नायक है विख्यात वत्सराज उदयन। नाट्य शास्त्रीय परंपरा के अनुसार उदयन धीर ललित नायक की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न पूछा भी जाता है कि महाराज उदयन या स्वप्न वासवदत्तम नाटक के जो नायक उदयन है वो कौन से नायक की श्रेणी में आते हैं, तो वो धीर ललित नायक की श्रेणी में आते हैं। नायक जो बताए गए हैं 4 प्रकार के होते हैं, धीर ललित, धीर प्रसाद, धीरोदत्त और धीरोदत्त। ठीक है ना। तो इसमें कौन से पहले होते, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रसाद और धीरोदत्त। तो ये धीर ललित नायक की श्रेणी में आते हैं। धीर ललित का जो लक्षण है वह इस प्रकार से उल्लेखित है, निश्चिंतो मधुर निशम कला परोह धीर ललित शयात। यानी जो राजा निश्चिंत रहता है और मधुर और कला आदि में निपुण होता है। इसमें महाराज उदयन निश्चिंता, मृदुता तथा कला प्रवीणता नाटक के आरंभ से ही उनमें दिखाई पड़ती है। इस कारण से ये धीर ललित नायक की श्रेणी में आते हैं। इस नाटक की प्रधान नायिका वासवदत्ता साहित्य दर्पण के अनुसार स्वकीय नायिका है। नायिका भी 3 प्रकार की होती है, स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री। तो साधारण स्त्री तो वासवदत्ता स्वकीय नायिका है। वासवदत्ता की सपत्नी यानी सोत पद्मावती स्वकीय और मुग्धा कोटि की नायिका है। स्वप्न वासवदत्तम में प्रधान रस है विप्रलंब श्रृंगार, जो करुण विप्रलंब है, क्योंकि नाटक के आरंभ से लेकर अंत तक नायक उदयन का प्रियतमा वासवदत्ता के विरह की ज्वाला में जलने के बाद सुखद मिलन होता है। घटनाओं का सार्थक संयोजन करने में भास अत्यंत प्रवीण है। उदयन का स्वप्न अवस्था में वासवदत्ता से साक्षात मिलना इस नाटक की अपूर्व घटना है। यही संपूर्ण कथानक का केंद्र बिंदु है।
यह उदयन को वासवदत्ता के जीवित होने की पुष्टि कराने वाली तथा वासवदत्ता के विरह व्यतीत हृदय को तुष्टि देने वाली दिव्य संजीवनी है। इससे नाट्य उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिलती है। इसी कारण भास ने सहृदयों की उत्सुकता को बढ़ाने वाला सार्थक नाम स्वप्न वासवदत्तम रखा। यह एक ही नाटक भास की प्रौढ़ प्रतिभा का पूर्ण परिचायक है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सफल नाटक है। इसमें पात्रों के चरित्र का उत्तरोत्तर विकास एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दर्शनीय है। नायक उदयन का चरित्र पत्नी व्रत का पवित्र आदर्श है। वासवदत्ता निस्वार्थ पतिपरायण तथा पति हित के लिए सर्वस्व त्याग देने वाली आदर्श पत्नी है। उसी भांति उच्च विचारों वाली पद्मावती भी नारी जगत का श्रृंगार है। योगेंद्रायण एक स्वामी भक्त कर्तव्यनिष्ठ आदर्श अमात्य है, जो राजा के हित में ही अपना हित समझता है। मंत्री रुमणवान का व्यक्तित्व भी कम नहीं आंका जा सकता है, जो राजा की रक्षा में प्राणपण से लगा हुआ है। रस भावों की शिष्ट एवं परिष्कृत अभिव्यक्ति तथा नव कल्पनाओं से परिपूर्ण कवित्व शक्ति को देखकर किस रसिक का मन मयूर नहीं नाच उठेगा। भास मानव हृदय के विविध प्रकारों एवं विकारों के अद्वितीय पारखी है। इनकी लेखनी में निर्जीव को सजीव तथा निरस को सरस बनाने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। भास अभिनय कला के स्पंद को पहचानते हैं। यही कारण है कि इनके रूपकों में स्वयं अभिनयजन्य रस संदित होता रहता है। यद्यपि इस नाटक में अंग रूप में वीर शांतम हास्यरस आदि का भी वर्णन हुआ है, किंतु प्रधानतः रसराज श्रृंगार का परिपाक हुआ है। वासवदत्ता की वियोगा अग्नि की कसौटी पर उदयन के असीम प्रेम को परखने के बाद नाटककार ने पूर्ण मिलन कराया है, क्योंकि वियोग के बाद ही संयोग का सच्चा सुख मिलता है। नाटकीय घटनाओं की मनोरम संगति तथा विधि के विधान के अनुसार दुख की सुख के रूप में परिणति दिखाकर भास ने बताया है कि संसार में सुख दुख तो रथ के पहिए की भांति ऊपर नीचे होते रहते यानी बदलते रहते हैं। अतः विपत्ति में धैर्य नहीं खोना चाहिए तथा संपत्ति आने पर मिथ्या गर्व नहीं करना चाहिए। इसमें नाटक में भास का जो संवाद है वह अत्यंत प्रौढ़ है। यह संक्षिप्त तथा नाटकीय दृष्टि से अत्यंत प्रभाव उत्पादक है। थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करने में अद्भुत प्रतिभाशाली भास ने घाघर में सागर भर दिया है। यही कारण है कि स्वप्न वासवदत्तम के संवाद अत्यंत चुस्त तथा अभिनय के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। अगला देखते हैं हम इसमें प्रकृति चित्रण। माँ कवि भास ने प्रकृति का वर्णन आभ्यंतर और बाह्य दोनों की दृष्टियों से किया है। इसमें उनका प्रकृति के प्रति स्वाभाविक प्रेम झलकता है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक में कवि भास के द्वारा जो प्रकृति चित्रण किया गया है वह प्रकृति के आभ्यंतर बाह्य यानी स्वाभाविक वर्णन उनका प्रस्तुत होता है। अगला है भाषा शैली। भास की भाषा में सरसता, सरलता और स्वाभाविकता है। भाषा में प्रवाह है। भास ने मुख्य रूप से वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण का प्रयोग किया है। इनके रूपकों में अत्यंत प्राचीन प्राकृत भाषा देखने को मिलती है, जिसका भाषा विज्ञान और अनुसंधान की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। भास ने मनोवैज्ञानिक चित्रण में भी आदर्श प्रस्तुत किया है। मनोभावों के वर्णन में भी वे उच्च कोटि के कलाकार हैं। भास के नाटकों में भारतीयता परिलक्षित होती है। भास ने गीता के जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु इस संदेश के अनुसार स्वप्न वासवदत्तम में यह उद्घोष किया है कि कह कम शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले रज्जु विच्छेदे के घटम धार्यन्ते। संभवतः इसी से प्रभावित होकर महाकवि कालिदास ने शाकुंतलम में कहा है, मरणम प्रकृति ही शरीराम विकृति ही जीवन मुच्यते बुद्धेह। भास ने दूसरे जन्म में भी प्रिय के संश्रमण के विषय में राजा के मुख से कहलाया है। क्या कहलाया है कि माँ सेनश्च द्विता शिष्या देवीच में प्रिया कथम सा न मया शक्ता श्रमुतम देह अंतरेश्व अपिह। भाषा की सरलता और रम्य प्रयोगों ने उनके नाटक को अत्यंत लोकप्रिय बनाया है। महाकवि भास ने उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अर्थांतरन्यास और परिकर इत्यादि अलंकारों का भी अत्यधिक प्रयोग इस नाटक में किया है। भास अत्यंत प्राचीन नाटककार है। उन्होंने स्वप्न वासवदत्तम में मात्र 57 श्लोक लिखे हैं, किंतु सभी श्लोक असाधारण कवित्व से युक्त हैं।
उन्होंने विभिन्न 11 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिनमें वसंतिलिका, शार्दूलविक्रीडित, अनुष्टुप, उपजाति आदि छंद उन्हें अत्यधिक प्रिय हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाटककार शिरोमणि महाकवि भास का स्वप्न वासव दत्तम प्रायः सभी नाटकीय विशेषताओं से विभूषित है। भाव पक्ष और कला पक्ष में परस्पर मंजुल समन्वय हुआ है। रस भावों की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त विविध अलंकार कहीं भी भार स्वरूप नहीं बने हैं। समुचित घटना संयोजन, संवादों की सार्थकता, चरित्र चित्रण और प्रकृति चित्रण की सहज रमणीयता एवं सरल सरस एवं सुस्पष्ट भाषा शैली की कमनीयता ने स्वप्न वासव दत्तम नाटक को अत्यंत अभिनय और उपादेय बनाया है। यही कारण है कि इसकी सर्वोत्कृष्टता आज भी अक्षुण्ण है। भास का यह अनुपम उपहार अपनी दुर्लभ विशेषताओं के कारण आज भी सहृदय दर्शकों के गले का हार बना हुआ है। इस तरह से हमने स्वप्न वासव दत्तम नाटक की समीक्षा के बारे में अध्ययन किया। अब इसका जो अगला तथ्य है वह हम देखते हैं। स्वप्न वासव दत्तम नाटक का जो नामकरण किया गया है, इसलिए स्वप्न वासव दत्तम नामकरण जो नाम की सार्थकता है उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। नामः कार्यम नाटकस्य गर्भितार्थ प्रकाशम, यानी इस उक्ति के अनुसार नाटक का जो नाम होता है वो विशेष गर्भित अर्थ को प्रकाशित करने वाला होना चाहिए। यानी प्राचीन जो साहित्यकार थे उन्होंने बताया कि हम कोई भी नाटक या कोई भी काव्य रचना करें तो उसका नामांकन या तो काव्य के नायक के आधार पर हो या उसमें कुछ मुख्य घटना के आधार पर हो। तो हमारा जो स्वप्न वासव दत्तम नाटक है, इसका जो नामांकन, इसकी जो प्रमुख घटना है, स्वप्न की घटना जो कहाँ आई है, पंचम अंक में आई है, उसके आधार पर इसका नामांकन किया गया। परीक्षा में भी पूछा जाता है स्वप्न की जो घटना है वो कौन से अंक में है, पंचम अंक में। प्रायः नाटकों के नाम किसी घटना विशेष या प्रधान पात्र के आधार पर रखे जाते हैं। स्वप्न वासव दत्तम एक घटना प्रधान नाटक है। इसमें 4 घटनाओं का समावेश हुआ है। प्रथम अंक में ब्रह्मचारी का प्रवेश, चतुर्थ अंक में राजा और विदूषक की वार्ता और पंचम अंक में स्वप्न का दृश्य तथा षष्ठ अंक में सभी पात्रों का सुखद मिलन। इन 4 घटनाओं में पंचम अंक का स्वप्न का दृश्य प्रस्तुत नाटक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें महाराज उदयन की स्वप्न अवस्था में राजकुमारी वासव दत्ता से भेंट होती है। भास ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से इसे अत्यंत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस मिलन से वासव दत्ता के चिर वियोग व्यतीत हृदय को संतोष मिलता है तथा राजा को वासव दत्ता की जीवित रहने का सुखद आभास। अपहृत राज्य की राजा के द्वारा पुनः प्राप्ति ही इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है। यानी राजा को अपने खोए हुए राज्य शत्रु आरुणि से पुनः प्राप्त करना और योगेंद्रायण के द्वारा इस छद्म योजना को बढ़ाना, वासव दत्ता के जल मरने की झूठी खबर फैलाकर पद्मावती से उदयन का विवाह कराना और वहाँ से पद्मावती के जो राज्य से सैनिक के बाहुबल से राजा के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करना। उक्त घटना नाटकीय उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है, नाटक का केंद्र बिंदु है। इस नाटक के 2 नाम प्राप्त होते, स्वप्न नाटकम और स्वप्न वासव दत्तम, किंतु सर्वाधिक प्रचलित नाम स्वप्न वासव दत्तम ही है। नाम की व्युत्पत्ति को अगर हम देखें तो ये इस तरह से होगा, स्वप्ने दृष्टा वासव दत्ता स्वप्न वासव दत्ता, या स्वप्न वासव दत्तम अधिकृत्य कृतम नाटकम स्वप्न वासव दत्तम। इस प्रकार भास ने बड़ी सूझबूझ से इस नाटक का उत्कंठावर्धक एवं अत्यंत सार्थक नाम स्वप्न वासव दत्तम रखा। इस तरह से हम देखते हैं कि महाकवि भास ने अपनी नाट्य परंपरा का अनुसरण करते हुए इस नाटक का जो नामांकन है इसकी प्रमुख घटना वस्तु के संदर्भ में ही रखा है। ये ध्यान रखना है कि इसका जो नामांकन किया गया है वो जो घटना है वो पंचम अंक में उल्लेखित है।